नमस्कार, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। 2019 एमपीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और बिंद से लगभग आधा दर्जन विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। इसी बीच हमारे साथ सेना में सूबेदार रहे कमलेश कुमार मिश्रा जी हैं। इन्होंने सेना में रहते हुए बीआरएस लेकर लगन और पढ़ाई से नया मुकाम हासिल किया है। 2019 में पहले ही प्रयास पर नायब तहसीलदार पद पर चयन हुए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। नायब तहसीलदार पद पर चयन होने कैसा महसूस कर रहे नायब तहसीलदार पद मिलने के बाद मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि मैं और मेरे परिवार और पूरे लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं। उनको देखने के बाद मुझे ही उतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। हैं? इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं आप? इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को या किसी एक को दे देना मुझे लग रहा है कि ये सही उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसमें माता-पिता का आशीर्वाद, बड़े भैया का आशीर्वाद, भगवान की कृपा और अपना परिश्रम और सबका सहयोग से ये फलीभूत हुआ है और मुझे लग रहा है ये सबका योगदान रहा है, तो उनको सबको श्रेय इसका दिया जाना चाहिए। आप सेना में सूबेदार रहे हैं और फिर वहाँ रहते हुए देश की सेवा की। फिर उसके बाद कैसे इधर आना हुआ कि सेना से बीआरएस लेकर तैयारी की, फिर पहले ही प्रयास में इतनी बड़ी सफलता जी। कैसे हासिल की? क्या-क्या परेशानियाँ आपको सामने आई? किन परिस्थितियों से गुज़रना पड़ा? सेना में मैं देश की सेवा करते हुए अपना कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन करता रहा हूँ और मुझे लगा कि अब समाज और परिवार ने मुझे जितना दिया है और अब मेरी बारी है कि मैं अपने परिवार और समाज को भी कुछ दे सकूँ और जो नई पीढ़ी है उसको एक अपना उदाहरण प्रस्तुत करके एक अच्छे मार्गदर्शन पे ला सकूँ, उसके लिए जो मेरा कर्तव्य बनता था। तो मुझे लग रहा है कि ये सिविल सेवा ही सर्वोत्तम एक विकल्प था और उसको फिर मैंने चयन किया और परेशानियाँ कहें या ये सीखने की लेसन कहें, ये मुझे लग रहा है ज़्यादा उचित होगा क्योंकि जो परेशानियों का जो है, हुँ। वही आदमी को सिखाती है, वही व्यक्ति को परिपक्व बनाती है और वही व्यक्ति को मुकाम तक हासिल कराती है। तो मुझे लग रहा है कि परेशानी ही आदमी की सबसे अच्छी शिक्षक है। अ, आपने लगभग कितने दिनों तक तैयारी की बीआरएस लेने के बाद? बीआरएस मैं लिया 1 अगस्त 2018 से मैं रिटायर्ड हूँ और मैं सितंबर से ही प्रारंभ कर दिया था 2018 से और तब से लगातार मैं बीच में 10 दिन या 5 दिन के लिए ही घर आया हूँ और सतत कंटिन्यू मैं लगा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि किसी भी यानी परीक्षा को पास करने के लिए निरंतरता और आत्मसंयम और एक नियोजित तैयारी वो बहुत आवश्यक होती है। नहीं, कई छात्र लगभग 4 से 5 साल तक तैयारी में जुटे रहते हैं, लेकिन उनका अंतिम मुकाम तक पहुँच पाना मुश्किल होता है या फिर 1-2 स्टेप रह जाते हैं इंटरव्यू या कहें मेंस में। तो वो छात्र कैसे उनको देख रहे हैं और खुद को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि प्रथम प्रयास में ही इतना बड़ा मुकाम हासिल करना आसान नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल आसान तो नहीं है, इसमें हाँ। कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि तैयारी की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी ऐसी अनफ़ॉर्सीन ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं और उन सब में अपने धैर्य को बनाए रखना और निरंतरता बनी रहे और उसके बाद ही जब अपना परिश्रम और अपना भाग्य और अपना माता-पिता का आशीर्वाद सब कुछ जब एक साथ एक होता है, तभी आदमी को व्यक्ति को सफलता हासिल हो पाती है। तो आपने किसी कोचिंग संस्था से तैयारी की या खुद ही? प्रारंभ में मैं जब इंदौर कौटिल्य अकेडमी में इंदौर में मैं थोड़ा कुछ दिन तक मार्गदर्शन लिया था और उसके बाद से सेल्फ स्टडी करता रहा। जो टॉपर्स रहे हैं उनके टॉक्स देखता रहा और जो सेलेक्टेड हैं उनका मार्गदर्शन लेता रहा और सेल्फ स्टडी ज़्यादा लाभकारी रही है। अच्छा, आपने प्री दिया, मेंस इंटरव्यू में क्या चुनौतियाँ रही हैं? इंटरव्यू मुझे लगता है कि इंटरव्यू को देखने में सामान्यतः ये एक प्रश्नोत्तर श्रृंखला दिखती है। लेकिन इंटरव्यू में
व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा होता है, और जो हमने जीवन जिया है, जिस प्रकार से मेरे विचार होते हैं, और उससे हमारे पूरे व्यक्तित्व का आकलन वो कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो थॉट प्रोसेस है या हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटी है, और उसको मुझे लग रहा है दुरुस्त करने की आवश्यकता है, और वो सिर्फ उस ड्यूरेशन में नहीं की जा सकती है। इसके लिए आप जब प्री की तैयारी कर रहे होंगे, मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, जब आप किसी से बात कर रहे होंगे, तो उस समय ही इसकी यानी प्रैक्टिस हो रही होती है। तो उस उन सब का लाभ वहाँ पर मिलता है। बिल्कुल तले सेना में सूबेदार रहे, फिर शांति दूत बनकर आप विदेश गए, वहाँ का अनुभव कैसा रहा? वहाँ का अनुभव एक बहुत ही अच्छा रहा है, और मुझे लग रहा है कि जीवन में वो बहुत मेरे लिए लाभकारी रहा है, क्योंकि मैं यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्सेस इन लेबनान में एज अ स्टाफ अफसर के रूप में सेवा दिया, और वहाँ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वर्क इन्वायरमेंट बहुत अलग था, और स्पेनिश लैंग्वेज मैंने सीख लिया था। तो इंग्लिश और स्पेनिश दोनों लैंग्वेज का जो मैंने वहाँ पर प्रयोग करता रहा हूँ, और वहाँ पर भी सेक्टर हेडक्वार्टर ईस्ट कमांडर की तरफ से भी रिकमेंडेशन मिला मुझे। तो वहाँ का जो पल रहा, वहाँ का जो समय रहा, वो मेरे सैन्य जीवन के लिए और हमारे व्यक्तित्व में भी बहुत एक परिवर्तनकारी रहा है, और उसको मैं बहुत एक गोल्डन पीरियड के रूप में देखता हूँ। तो सिविल सेवा और सेना दोनों में काफी फर्क है। तो ये जी। सेवाएं देश की हो रही हैं, जी। लोगों की हो रही हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? सेना में सेवा करना एक बहुत बड़े गर्व की बात होती है, और उसमें जब अपने देश के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का, और अपने पूर्ण समर्पण की तरह से भारत माँ की सेवा करने का एक अच्छा सौभाग्य मिलता है, और जो हम सरहद में करते हैं। और सेना बहुत कुछ सिखाती है, इंसान को आत्मानुशासन सिखाती है, संघर्ष करना सिखाती है, और एक साहस सिखाती है, और अपने से ज़्यादा अपने देश और अपने लोगों के प्रति समर्पित रहने का भाव सिखाती है। और उन सब चीज़ों को जब हम वो सीख को जब हम समाज में जब हम अपने देश के अंदर जब हम काम करना शुरू करते हैं, वो हमारी सिविल सेवा सिखाती है। जब आपने बीआरएस का डिसीजन लिया, बड़ा डिसीजन था, तो परिवार का कैसा सहयोग रहा? बीआरएस लें और फिर तैयारी करें, उस वक्त आपकी उम्र कितनी रही होगी? मैं लगभग 42.5 साल का था, हम्म। तब मैं ये प्लान किया कि मैं वीआरएस लूँ और सिविल सेवा की तैयारी करूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बच रहा था, लगभग 3 साल बच रहे थे। तो मैं परिवार से पूछा, माता-पिता जी से पूछा, बड़े भैया से पूछा, तो सभी ने मेरे विचार को सहमति प्रदान की, और बिना परिवार के सहयोग के इस मुकाम तक हासिल कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए, मैं सोचता हूँ, नामुमकिन है। और जब हम परिस्थितियाँ आती हैं और कठिनाइयाँ आती हैं, तो उन सब समय में परिवार हमारे साथ होता है, और वो हमें संबल प्रदान करता है। तो मैं तो ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला, बड़े भैया का जो मार्गदर्शन मिलता रहा है, और माता-पिता का आशीर्वाद रहा, और अपने जितने अनुज हैं, जो अगली पीढ़ी के जो बच्चे हैं, उनका सबका प्यार मिलता रहा, और उन सब के सहयोग से ही ये मुकाम हासिल कर सका हूँ। तो मैं बोला हूँ, ये यदि कहूँ कि बहुत बड़ा योगदान मेरे परिवार का रहा है, तो उसमें निःसंदेह इसमें आपको मोटिवेट कौन करता था, घर का सदस्य या बाहर के या दोस्त? मोटिवेशन में मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं मेरे बड़े भैया, क्योंकि वो एक अ, यानी मार्गदर्शक, एक गार्जियन, और जब कभी भी हम विषम परिस्थिति में होते हैं, जब कभी हम टूटने लगते हैं, उस समय हमेशा उनका हाथ हमारे सर पे रहा है, और कभी कमज़ोर नहीं होने दिए हैं, हमेशा मार्गदर्शन ही करते रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनका मेरे जीवन के हर एक पल में और हमारे व्यक्तित्व में भी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और पूरी का पूरा यदि मार्गदर्शन कहें, तो हमारे बड़े भैया श्री राजेंद्र मिश्रा अभी टीआई रीठी हैं, उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनका भाई हूँ। कोई ऐसा पल आया जिसमें लगा हो कि हमारा गलत डिसीजन है, या तैयारी छोड़ दें, ये कहाँ फंस गए? क्योंकि लोग और जो छात्र हैं लगभग
4 से 5 7 साल 10 साल इतने दिनों तक वो तैयारी करते रहते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। कहीं न कहीं कमी रहती है। तो कोई ऐसा पल आपके जीवन में आया तैयारी करते वक़्त कि यहाँ से अब चले जाएँ, ये कहाँ फँस गए, ऐसा कुछ वाकया मन में आया आपके? अ, ये बात ज़रूर है कि ये लगभग साढ़े 5 साल लग गए हैं 2019 को हुँ। अपने रिज़ल्ट के रूप में परिणित होने में। तो बीच में ऐसी विषम परिस्थितियाँ नहीं आई, ऐसा कहना बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी। विषम परिस्थितियाँ आईं और हर एक व्यक्ति के मन में ऐसे भाव कहीं न कहीं उपजते हैं। लेकिन जो हमारा दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो हमारा निर्णय है और जो हमारा परिवार है, सब कुछ साथ जब खड़ा रहता है, तो जब हमने ये इस फ़ील्ड में उतरा था, तभी मुझे कैप्टन विक्रम बत्रा जी परमवीर चक्र हुँ। विजेता, उनकी जो वर्डिंग मुझे याद थी कि या तो झंडा फहरा के लौटूँगा या झंडे में लिपट के लौटूँगा। तो बीच में मेरे पास सेकंड ऑप्शन कुछ नहीं था और सेकंड ऑप्शन हमने कभी रखा भी नहीं है और मुझे पूरा विश्वास था कि आज नहीं तो कल, जब तक कि मेरे या तो ओवर एज हो जाऊँ मैं या तो तब मैं छोड़ूँगा इसको या तो रिज़ल्ट लेके छोड़ूँगा। कोई सेकंड ऑप्शन मेरे विकल्प में रखा नहीं था। अच्छा, 2019 के बाद 2020-21 आपने पेपर एग्ज़ाम दिए हैं? हाँ जी, मैं 2020 का मेंस भी दिया हूँ और 2020 का मेरा मेंस क्वालीफ़ाई नहीं हो पाया था, पेपर थर्ड मेरा रुक गया था और 2021 का भी मेंस क्वालीफ़ाई है, जिसका इंटरव्यू अवेटेड है और 2022 का भी मेंस 8 जनवरी से है। तो मैं 4 दे सका हूँ, 2019, 20, 21, 22 और चारों अभी तक सकारात्मक ही हैं। तो मतलब लगभग उम्मीद है कि नायब तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर तक का सफ़र 4 में हो सकता है। अब आगे प्रयास तो है हमारा और आगे भगवान जाने और अपना परिश्रम तो पूरी तरह से रहेगा हमारे। अच्छा, इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? ज़्यादातर सोशल मीडिया में चलता है कि जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो कई तरह की बातें आती, किस तरह के सवाल, तो वहाँ क्या चर्चाएँ क्या होती है जब बोर्ड बैठता है, सदस्य रहते हैं, तो क्या चर्चाएँ होती हैं इंटरव्यू में? इंटरव्यू में जो सोशल मीडिया में चलता है और जो वहाँ पे ऑन ग्राउंड में होता है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अंतर है उसका में। हुँ। वहाँ पर जो बोर्ड होता है, वो बहुत कोऑपरेटिव होता है और उसका मकसद होता है कि हम जो कैंडिडेट है, उससे बात कर लें। तो बहुत सरल तरीके से जो हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो उनके सामने होता है, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट उनके सामने होते हैं, उसी से वो प्रश्न पूछना शुरू करते हैं और प्रश्न तो सिर्फ़ एक माध्यम रहता है, जिससे वो हमसे बात कर सकें और उनके पूरे प्रश्नों को हम सही समझ के और यदि हम साधारण तरीके से जो अपेक्षित है, उसके अनुसार यदि हम उत्तर देते हैं, तो बोर्ड सपोर्ट करता है और अच्छे मार्क्स देता है, मुझे ऐसा लगता है। ये 4 साल बीत चुके हैं, कोई अगर सवाल याद हो इंटरव्यू का तो हमारे दर्शकों को बताएँ? अ, इंटरव्यू में अब हमारे से जो पूछा गया था वो कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का सेना में क्या इस्तेमाल है? मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया था। इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में पूछा गया था कि उसमें हमारे ऐसे जो संबंध हैं उसका क्या कारण हो सकते हैं? तो मैं ये कुछ मुख्य जो प्रश्न हैं जो मुझे याद हैं। नहीं, मतलब पूरे भारतीय सेना को लेकर ही सवाल-जवाब हुए आपके साथ। जी भारतीय सेना के साथ-साथ बहुत चूँकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से था, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन बने हैं और सेना से क्वेश्चन बने हैं, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बने हैं, राडार और मिसाइल से क्वेश्चन बने हैं, डीआरडीओ से क्वेश्चन बने हैं और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बने हैं कि जैसे कि आप एज अ सैनिक स्कूल का यदि आपको प्रिंसिपल बना दिया जाए तो कैसे आप सुधार करेंगे? और यदि कोई अभी सैनिक स्कूल की संख्या कम है, यदि निजी सैनिक स्कूल ऐसी बनाई जाएँ तो उससे हमारे देश में या समाज में क्या उसको लाभ मिलेगा? और महाराणा प्रताप जी के बारे में पूछा गया। तो इस प्रकार के हमारे कई दिशा से क्वेश्चन पूछे, कुछ करंट के भी क्वेश्चन रहे हैं। बहुत कुछ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो कल्याणकारी योजनाएँ रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन रहे हैं। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन कई दिशाओं से क्वेश्चन पूछे गए। अब आप नायब तहसीलदार हो चुके हैं, किस तरह से लोगों की सेवा करेंगे? नायब तहसीलदार बनने के बाद मुझे लगता है कि लोगों की सेवा करना ही मेरा धर्म था और वही मेरा उद्देश्य भी है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी योजनाएँ जो चलती हैं और जो मेरा काम होगा किस जो भी नीडी होगा, उसको समय पर और शीघ्रता से और उचित अपने कर्तव्यों का निर्वहन मैं कर सकूँ और इसी से हमारे समाज की सबसे अच्छी सेवा हो। अ,
उद्देश्य मतलब क्या ध्येय वाक्य रहे हैं आपके जीवन में जिसे लेकर आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं? ध्येय वाक्य मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा है समय, और जो समय का प्रबंधन, ज्ञान का प्रबंधन और विचार का प्रबंधन। यदि ये तीनों को यदि समावेशित कर दिया जाए तो ये व्यक्ति को एक किसी भी मुकाम को हासिल करने में बहुत सार्थक सिद्ध होता है, और यही मेरा ध्येय वाक्य रहा है। वर्तमान समय में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा या 4 से 5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, जी। फिर भी उस मुकाम तक नहीं पहुँच पा रहे? मुझे लग रहा है कि ऐसे बच्चों को 2 काम करना चाहिए। पहली बात तो इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ रह रही है, और दूसरी बात, इस परीक्षा की माँग क्या है? यह सिर्फ़ प्री, मेंस और इंटरव्यू का सिर्फ़ गेम नहीं है। ये है कि इतना बड़ा सिलेबस को कितने बढ़िया तरीके से हम मैनेज कर लेते हैं, और कितना बढ़िया उसको प्रबंधित कर लेते हैं। और हमारे मन में जो आने वाले विचार हैं, उनको कितना अच्छा प्रबंधित कर सकते हैं और कितना सरलीकृत कर लेते हैं, और ताकि इसको ये एज़ अ बोझ ना लगे, और तब हम बेहतर परिणाम की अपेक्षा करें। अच्छा, आपने जब प्री की तैयारी की तो यहाँ पे बात आती है किताबों की। तो कौन-कौन सी जो लेखक रहे हैं किताब जो लिखे हैं तो किस तरह से क्योंकि बहुत सारी किताबें आ जाती हैं। तो मुख्य रूप से कौन-सी किताबें रही हैं जो आपको यहाँ तक पहुँचाई? प्री किताबों की, की हाँ, प्री की और मेंस की, और मैं ये मानता हूँ कि प्री और मेंस ये अलग नहीं है, और ये मुझे लग रहा है कि जो छात्र गलती भी करते हैं कि प्री को अलग देखते हैं और मेंस अलग देखते हैं। जब प्री को संभालते हैं तो मेंस बिगड़ जाता है, मेंस को संभालते सही हैं तो बात। प्री बिगड़ जाता है। मुझे लग रहा है प्री, मेंस सबको और इंटरव्यू, ये तीनों एक कंबाइंड चीज़ है, और ये तीनों के लिए हमें बुक्स बदलनी नहीं चाहिए। और मुझे लग रहा है कि प्री पढ़ने से पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और मेंस जब अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो उससे आदमी की किसी कैंडिडेट की उसकी बुनियाद तैयार हो जाती है, और जब बुनियाद तैयार हो जाती है तो फिर बाद में उसको जब नोटिफिकेशन वगैरह आए, उसके बाद फिर प्री के फैक्ट्स रटें और उसमें साइनिंग लाएं, तो मुझे लग रहा है कि वो फिर परमानेंट होता है, और प्री के बाद जो मेंस का जितना समय मिलता है उसमें बहुत अच्छा व्यक्ति उसको परफॉर्म कर सकता है। आपने कौन से राइटर की किताबें पढ़ी हैं? नाम जैसे वगैरह? पॉलिटी के लिए मैं एम लक्ष्मीकांत पढ़ा, और आकार आईएएस के नोट्स पढ़ा, निर्माण आईएएस के नोट्स, ये तीनों नोट्स को मैं कंबाइन करके अपना खुद का नोट्स बनाया। और साथ में जो संसद टीवी में कुछ डिस्कशन चल रहे होते थे, या न्यूज़ ऑन AIR.com में अ, एक समसामयिकी आती है, न्यूज़ एनालिसिस आता है। वो डेली के करंट अफेयर्स का एक न्यूज़ होता है, और उसमें बहुत सारे जो उच्च लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनकी वार्तालाप होती है करंट के विषय में, और उससे मैं उसको नोट कर लेता था, और उससे एक्सट्रैक्ट निकाल लेता था कि इसको मैं अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कहाँ पे इसको एज ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो उससे जो आंसर राइटिंग में चमक आ जाती है, और वो बाकी के जो आंसर हैं उसमें से एक आपको एज मिल जाता है, और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर जब काफ़ी चेक करता है। मेंस में अच्छा ये राइटिंग का कितना बड़ा महत्व रहता है कि जैसे राइटिंग लेखन में जो कुछ छात्रों की खराब रहती है तो जी। जब आप कॉपी लिखते हैं तो उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है जो एग्जामिनर होता मुझे लगता है कि लेखन का प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ता है, क्योंकि जब हम उसको व्यवस्थित लिखते हैं और बहुत अच्छा प्रेज़ेंट करते हैं, तो जो काम एग्ज़ामिनर है उसको निश्चित रूप से प्रभावित करता है, और उसको कहीं न कहीं चाहे 0.5 मार्क्स से यदि पर क्वेश्चन वो ऐड ऑन करता है, तो इतने क्वेश्चन होते हैं तो निश्चित रूप से वो काफ़ी एज प्रदान करता है, और 5-5 10 नंबर यदि आपके वो लीड राइटिंग के कारण मिल जाती है, और उसी में आपके रैंक बदल जाते हैं। है राइटिंग का पूरी तरह से प्रभाव इसमें इंटरव्यू मार्क्स में पड़ रहे हैं। जो आपने आपकी राइटिंग कितने अगर नोट्स आपके पास अवेलेबल हो यहाँ तो फिर हम दर्शकों को दिखाएंगे। आपने खुद ही नोट्स बनाई हुई मेंस की और प्री की?
जी हाँ, मैं खुद के नोट्स बनाए हैं और मुझे लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्टूडेंट्स को खुद के नोट्स बनाने चाहिए। और जब खुद के नोट्स होते हैं तो आप बहुत सारे सोर्स से उसको एक्सट्रैक्ट करें और अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसको बनाएँ। और मुझे लग रहा है कि वो आपको ज़्यादा लाभकारी रहते हैं जब आदमी खुद के नोट्स पढ़ता है, तो उसको सरलीकृत तरीके से बना के। तो बिल्कुल अब आगे का प्लान आपका क्या रहेगा आने वाले दिनों में? अभी तैयारी करते रहेंगे या फिर? नहीं, मुझे लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति का स्टूडेंट कभी नहीं मरना चाहिए और उसको जीवन भर सीखते रहना चाहिए। तो तैयारी का फ़ेज़ तो मुझे लग रहा है कि हमेशा रहेगा मेरा और अभी तक रहा है, लगातार रहा है। अभी मेरी 47 ऐज हो गई, अभी तक लगातार तैयारी चल रही है और आगे भी तैयारी चलती रहेगी। और अभी एमपीपीएससी की तैयारी 2021 का इंटरव्यू की तैयारी भी मुझे करनी है। और उसके बाद जैसे नियुक्ति हो जाती है तो मुझे अपना काम कितना बेहतर तरीके से कर सकूँ, उसके लिए जो हमारी सिखलाई होगी, प्रैक्टिकल सिखलाई नायब तहसीलदार के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए, उसकी सिखलाई मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो मुझे लग रहा है कि हमेशा जीवन में सीखते रहना चाहिए। और एक गोल्डन रूल है कि ओनली दोज़ पर्सन राइज़ हाई इन लाइफ हू इम्प्रूव देमसेल्फ कंटिन्यूअसली। तो मुझे लग रहा है कि प्रतिदिन प्रतिपल आदमी को अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए, तो सिखलाई ही उसका सर्वोत्तम माध्यम है। अभी मेंस के एग्जाम होने वाले हैं छात्रों को, उनको क्या संदेश देना चाहिए? अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि अब कोई इनोवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं बच रहा है। तो आपने जो पढ़ रखा है उसको जितना अधिक से अधिक रिवीजन कर लें और अपने मन को बहुत शांत रखें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आप ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट होता है और वो आपका माइंड को इंटरप्ट करता है। और उससे यदि आप निजात पा सकें, अपना प्रेशर को हैंडल करना सीख लें, तो आपका जो की जो अंदर की खुद की काबिलियत है, उसको बहुत अच्छा आप यानी एग्ज़ाम में दिखा पाएँगे और उससे आपके परिणाम में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और हमारे तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं कि आप अच्छे शांत मन से जाएँ और आप में जो है, वही आपको सफलता दिलाएगा। तो उसके लिए बाकी बच्चों को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है और आप अपना बेस्ट दें और उसी से आपको परिणाम मिलेगा। अच्छा, आप मुकाम में हासिल कर चुके हैं। रीवा बिंद के युवाओं के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आने वाले समय में? ऐसा कुछ आपका प्लान है? अ, बिंद के युवाओं के लिए मैं ये सोचता हूँ कि इस धरती का कुछ अलग यानी प्रभाव है कि बिंद के युवा जहाँ कहीं भी जाते हैं तो अपना अपनी छाप छोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ एक बहुत अच्छा पढ़ाई का इन्वायरमेंट जो अपने रीवा बेल्ट का, बिंद बेल्ट का है और उसी को अब बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी उपलब्ध है। तो उन और बहुत सारे यहाँ अच्छे-अच्छे पद में, डिप्टी कलेक्टर्स पद में सेलेक्टेड लोग हैं। उन सब का एक मार्गदर्शन लेते रहें और मुझे लग रहा है कि हर व्यक्ति जो इस पद में सेलेक्ट हुआ है और वो चाहता है कि हम अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए, अपने राज्य के युवाओं के लिए जितना अच्छा मैं मदद कर सकूँ, गाइड कर सकूँ, तो उसके लिए वो प्रयासरत रहता है और मुझे लग रहा है उनका सबका लाभ लें। ये ऐसा मेरा युवाओं से अपेक्षा रहेगी कि वो आप जब तक आप उनको अप्रोच नहीं करोगे, तो वो शायद आप तक ना पहुँच पाएँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये आप उनसे संपर्क रखें और वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, सब मदद करेंगे। और आप ऊँचाई तक जाएँ, यही हमारी शुभकामनाएँ। प्रशासनिक कार्य करने के अलावा और अतिरिक्त कार्य क्या होने वाले हैं आपके द्वारा? प्रशासनिक कार्य तो वो मुझे करना ही है, वो मेरा कर्तव्य है। लेकिन उसके साथ ही जो मुझे लगता है कि मैं मानवतावादी दृष्टिकोण का व्यक्ति हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि थोड़ा-सा भी परिवर्तन कर सकता हूँ, उसके मन में यदि थोड़ी-सी भी खुशी ला सकता हूँ, तो उसके जो दिल से निकलने वाली दुआएँ हैं, वही मेरा सबसे बड़ा धन है, वही सबसे बड़ा मेरा बैंक बैलेंस है। और उसको मैं ज़रूर इकट्ठा करना चाहूँगा, क्योंकि वो जब काम करना स्टार्ट करता है, तो बाकी सब चीज़ें काम करें या ना करें, उससे ज़्यादा वो प्रभावी होता है। तो उसको मैं ज़रूर सँजोना चाहूँगा कि वो हमारे पास अच्छा रहे और वही हमारी प्राथमिकता रहे। एक अंतिम सवाल, जब आपने तैयारी की और कितने घंटे तक पढ़ाई की आपने? क्योंकि छात्र जब तैयारी करते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने 8 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा। तो ये घंटों का हिसाब जो रहता है, तो ये क्या घंटों में पढ़ाई की जाती है कि सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है? आपने कैसे तैयारी की? घंटों के हिसाब से की या सिलेबस को कंप्लीट किया?
नहीं, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का अपना तरीका होता है पढ़ने का। और मुझे मैं घंटों के हिसाब से नहीं तैयारी कर रहा था। मुझे लग रहा है कि 24 घंटे मुझे कुदरत ने दिए हैं, और हमने उस 24 घंटे में जितना नहाने, खाने और सोने के लिए जितना शारीरिक आवश्यकताओं के लिए जितना टाइम है, उस टाइम को निकालने के बाद मैं अपना पूरी तरीके से अपने उद्देश्य के प्रति एकाग्रचित्त होके पूरा का पूरा समय उसमें लगाता था। यदि मैं सोने भी गया हूँ, तो भी मन में मेरे वही चल रहा होता कि जो आज मैंने पढ़ा है, तो उसको क्या-क्या पढ़ा है, उसको कैसे रिकॉल कर लिया जाए। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति जब पूर्ण समर्पण इसी को कहते हैं, कि पूरी तरह से अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाए, तो उससे आपका परफ़ॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छा बढ़ता है, और आप बाकियों से एज़ ले पाते हैं। तो नहीं, लगभग कितने घंटे तक आपने तैयारी की? अ, घंटों में अगर काउंट काउंट तो किया जाए तो नहीं करता था मैं, कि लेकिन ये है कि खाने, सोने और मतलब जो सारी दिनचर्या। हाँ, हाँ, जो इतना जो टाइम उसके बाद जो टाइम बचता था, वो कंप्लीट पढ़ाई में जाता था। तो या मैं फ़ोन करता था घर में एक बार अच्छा, प्रतिदिन घर में बात होती रहती थी। हाँ, एक दिन यानी हर दिन मैं शाम को पिताजी से बात करता रहा, या किसी से कभी एक आध बार बात किया। और मेरे पास घर का किसी का कॉल नहीं आता था। सबको मना कर दिया हुआ था कि मैं अभी सिर्फ़ अपने पढ़ाई में ध्यान केंद्रित किया हुआ हूँ। तो एक बार पिताजी से ज़रूर बात करता था, और माताजी से बात करता था जब तक माताजी थीं। और उसके अलावा जितना टाइम मिलता था, तो वो मैं पूरा का पूरा पढ़ाई में लगाता था। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ कमलेश कुमार मिश्रा जी थे, जिन्होंने अभी हाल ही में 2019 एमपीपीएससी क्रैक किए हैं और नायब तहसीलदार पद पर चयनित हुए हैं। आपको फिर से एक बार पुनः बहुत-बहुत बधाई। थ हमारे थैंक सवालों यू का सो मच। बखूबी जवाब दिए और किस तरह से छात्रों को तैयारी करनी चाहिए और मोटिवेशन कहाँ से मिले, परिवार का सहयोग कहाँ से मिले और आर्थिक जो भी तंगी रहती है और फिर प्रशासनिक सेवा और भारतीय सेना में रहने के बाद भी इस मुकाम पर आना ये गर्व की बात है और परिवार में काफ़ी उत्साह भी है, जो अभी हमने यहाँ देखा। तो अभी हम दोबारा मिलेंगे एक बार आपसे और छात्रों को फिर से रूबरू कराएँगे कि किस तरह से तैयारी करें और जहाँ भी मोटिवेशन नहीं हो पा रहा है छात्रों का, अभी हाल ही में मेंस के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, उनको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।